नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया थी वह आज समाप्त हो चुकी है। तो इन सबके बीच अगर हम बिहार की 5 सीटें यानी कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में अब तक के जो चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग प्रत्याशियों की ओर से, राजनीतिक दलों की ओर से जो दमखम दिखाए गए हैं, उसके आधार पर वहां का अगर हम आकलन करें तो तमाम सीटों पर मुकाबला काफी रोचक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि यह जो चुनाव है, इस चुनाव में जो 5 लोकसभा की सीटों पर दूसरे चरण में बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक तरीके से आमने सामने के मुकाबले में एक और तो तमाम सीटों पर जदयू मुख्य मुकाबले में है, तो दूसरी ओर उनके मुकाबले में 3 सीटों पर जदयू का आमने सामने का मुकाबला कांग्रेस से है। तो एक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में पप्पू यादव ने वहां पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा कर रखी हैं और इसी तरीके से बांका की सीट पर भी राजद के प्रत्याशी का मुकाबला जदयू से है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें कि किशनगंज सीट पर कौन किस पर भारी हो सकता है। तो दरअसल किशनगंज की सीट की अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो किशनगंज सीट बिहार में एकमात्र ऐसी सीट रही थी जिस सीट पर एनडीए को जीत नहीं मिली थी। तब इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मोहम्मद जावेद ने जीत का परचम लहराया था और एक बार फिर से यही मोहम्मद जावेद कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद को यहां पर सीधा मुकाबला प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद से है और इसके अतिरिक्त यहां पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी दमखम दिखा रही है और ओवैसी की पार्टी के बिहार के सबसे कद्दावर नेताओं में एक अख्तरुल इमान यहां से प्रत्याशी हैं। तो किशनगंज सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। जैसा हम सबको पता है कि जो किशनगंज की सीट है वह देश में एक ऐसी सीट के तौर पर है जहां 68% से ज्यादा मतदाता अल्पसंख्यक बिरादरी से आते हैं, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसे में मुस्लिमों के लिए एक तरीके से यह सीट हमेशा से एक ऐसी सीट रही है जहां पर कि मतदाता जो मुस्लिम वर्ग के हैं वही किसी की जीत हार का प्रमुख रूप से फैसला करते हैं। इस बार के चुनाव में भी यही आसार बन रहे हैं और इसीलिए यहां चुनाव प्रचार के दौरान जो तीनों दल रहे यानी कि कांग्रेस, जदयू और एआईएमआईएम, तीनों ने मुस्लिमों के हक हुकूक को लेकर के अलग अलग किस्म की बातें की। तमाम दलों के जो उनके नेता आए चुनाव प्रचार करने के लिए, उन्होंने अलग अलग किस्म से मुस्लिमों के हक अधिकार की बातें की और इन तमाम मुद्दों के साथ ही जो मौजूदा समय में कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो सीए का मुद्दा हो या फिर अलग प्रकार की जो बातें हों, इन तमाम चीज़ों पर किशनगंज में चुनाव प्रचार केंद्रित रहा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि त्रिकोणीय मुकाबले के जिस आसार के लिए किशनगंज में पूरी तरीके से संभावना बन रही है, उसमें किशनगंज में जनता क्या फैसला करेगी। जैसा देखने को मिला था कि कांग्रेस प्रत्याशी ने किशनगंज सीट पर 50,000 वोटों से कुछ ज्यादा वोट से चुनाव में जीत हासिल की थी। तो इस बार जो जमीनी समीकरण बन रहे हैं उसे भी अगर हम आधार बनाएं तो इस बार भी संभव है कि किशनगंज में कुछ वैसा ही नजदीकी चुनाव परिणाम देखने को मिले और तीनों दलों के द्वारा जो दमखम दिखाया गया है इसका फैसला 4 जून को आएगा। किशनगंज के बाद अगर हम बात करें कटिहार सीट की तो कटिहार सीट पर भी काफी रोचक मुकाबले के आसार माने जा रहे हैं। यहां से एक और हैं जदयू के प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी जो पिछला चुनाव जीते थे, तो दूसरी ओर उनका यहाँ का जो मुकाबला है वह कांग्रेस के बड़े नेताओं में एक और इस इलाके के दिग्गजों में एक माने जाने वाले तारिक अनवर से है, जो वर्ष 1980 से लगातार कटिहार संसदीय सीट से अलग अलग समय में 5 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछला जो चुनाव हुआ था उस पिछले चुनाव में भी महज 57,000 वोटों के अंतर से दुलाल चंद गोस्वामी ने जीत हासिल की थी। तो ऐसे में दुलाल चंद के लिए जो जीत भले ही हो गई थी, लेकिन यह कोई ऐसी जीत नहीं मानी गई थी जिस जीत को लेकर के दुलाल चंद इस बार भी कोई बड़ा दावा करें। और इस बार जब चुनाव में एक ओर महागठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में है तो दूसरी ओर एनडीए एकजुट है, तो ऐसे में तारिक अनवर अपनी जीत को लेकर के अलग अलग किस्म के दावे चुनाव प्रचार के दौरान करते रहे। और तारिक अनवर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि इस सीट पर वर्ष 1980 से लगातार चुनाव दर चुनाव हर बार तारिक अनवर यहां पर मौजूद रहे हैं और 5 बार तो उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता है।
तो ऐसे में तारिक अनवर का 5 बार यहां से सांसद रहना एक तरीके से उनके लिए यह कहा जाता है कि तारिक अनवर घर का बच्चा है। तो दूसरी ओर दुलाल चंद गोस्वामी हैं। दुलाल चंद गोस्वामी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके चेहरे के सहारे चुनाव मैदान में उतरे हैं और उन्हें लेकर के भी कई किस्म की बातें चल रही हैं, जिसमें जैसे पिछला चुनाव में उन्होंने कांटे के मुकाबले में तारिक अनवर को हराया था, तो इस बार भी संभव है कुछ वैसा ही मुकाबला वहां देखने को मिले जैसे चुनाव प्रचार के दौरान भी यह देखने को मिला था कि दोनों प्रत्याशियों के लिए बड़े स्तर पर वहां पर अलग जगहों पर जनसमर्थन दिखा। तो इन सब का असर चुनाव में भी संभवतः इसी तरीके से दिख सकता है, जहां की कटिहार में एक काफी रोचक मुकाबले के आसार माने जा रहे हैं। और कटिहार के बाद अगर हम बात करें बांका सीट की, तो बांका सीट पर यहां से कद्दावर नेताओं में एक गिरधारी यादव पिछले लंबे अरसे से बांका में एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हुए हैं जिनका लगातार इस सीट पर दबदबा रहा है। पिछले कई चुनावों में वो सांसद का चुनाव जीत चुके हैं, तो इस बार भी गिरधारी यादव जदयू से यहाँ पे प्रत्याशी हैं, तो उनके मुकाबले में है राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव। दोनों के बीच पहले भी कई बार आमने सामने का मुकाबला हो चुका है और यह भी संयोग की बात है कि इन मुकाबलों में गिरधारी यादव ने कई मौकों पर जयप्रकाश नारायण यादव को मात दी है। तो ऐसे में इस बार के चुनाव में गिरधारी और जयप्रकाश नारायण यादव, जो कि दोनों के दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं, और बांका संसदीय सीट में जो यादव मतदाता हैं उनकी एक काफी भूमिका होती है। और यादवों के साथ साथ जो यह इलाका आता है, यहाँ पे एक बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ की आदिवासी मतदाताओं की भी ठीक ठाक संख्या है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ये बांका संसदीय सीट में जो मतदाता हैं, उन मतदाता वर्ग में एक और यादव मतदाता हैं, दूसरी ओर जो आदिवासी वो कम्युनिटी से यानी कि विशेषकर जो जनजातीय समूहों के वोटर हैं उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। साथ ही साथ मुसलमान और राजपूत वोटर्स भी बांका संसदीय सीट में जीत हार में अहम फैसला निभाते हैं। तो ऐसे में बांका सीट का जो मुकाबला है, उस मुकाबले में गिरधारी और जयप्रकाश के बीच के मुकाबले में यादव वोटों का बंटना करीब करीब तय माना जा रहा है। साथ ही साथ इनके बीच में जो अन्य मतदाता वर्ग हैं, उन मतदाताओं पर ये कितनी मजबूत पकड़ बनाते हैं, इससे चुनाव में जीत हार का फैसला होगा। और अगर हम बात करें भागलपुर सीट की, तो भागलपुर सीट पर एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस ने यहां से किसी सवर्ण व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, यानी कि अजीत शर्मा, जो कि भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, और उनका मुकाबला यहां पर अजय मंडल से है, जो पिछला लोकसभा का चुनाव भी जीते थे। तो ऐसे में इस लोकसभा सीट पर एक लंबे अरसे के बाद जो मुकाबला है, उस मुकाबले में एक और तो जहां अजय मंडल हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी यहां अजीत शर्मा हैं। और यह भी देखने को मिला कि जो भागलपुर है, वहां भागलपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए कई दिग्गज आए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक, सबकी यहाँ पे जनसभाएं हुई। यहाँ पे जेपी नड्डा आए, और तो और भागलपुर में जो बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा है, जो कि अजीत शर्मा की बेटी हैं, उन्होंने भी यहाँ चुनाव प्रचार में एक तरीके से कहें तो बॉलीवुड का तड़का लगाया। तो इन सब का असर अब चुनाव प्रचार के बाद अब मतदाताओं को रिझाने में कितना हुआ है, यह तो 26 अप्रैल को पता चलेगा। लेकिन उसके पहले अगर हम भागलपुर में जो समीकरणों को देखें, तो समीकरण यह साफ तौर पे कहते हैं कि यहाँ पे जो मतदाता वर्ग है, उसमें मुसलमान और सवर्णों की ओर का जिसकी ओर झुकाव रहा है, वह झुकाव जीत हार में काफी अहम फैसला देने वाला रहा है। और पिछले कई चुनावों में यह देखने को मिला था, जैसे कि एनडीए प्रत्याशी यहाँ बार बार जब चुनाव जीते तो ये बातें सामने आई थी कि एनडीए प्रत्याशी को यहाँ पर अलग अलग समूहों के साथ ही सवर्ण मतदाताओं के एक बड़े वर्ग का साथ मिला था। चूंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है, तो उसमें एक और सवर्ण मतदाताओं का रुझान संभव है कि इस बार अजीत शर्मा की ओर हो। तो ऐसे में अजीत शर्मा एक कड़े मुकाबले में अजय मंडल के सामने दिख रहे हैं, और इसमें जो चुनाव होगा, उस चुनाव के दौरान यह बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सवर्ण मतदाता किस ओर जाते हैं, और साथ ही साथ भागलपुर में जो मुस्लिम मतदाता वर्ग है वह किसकी ओर जाता है, यानी कि वह कांग्रेस आरजेडी की तरफ रहता है, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जो मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने की एनडीए की कोशिश रही है, तो उस ओर जाता है। तो इन दोनों वर्गों का वोट जिस ओर जाएगा, उनकी जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। और सबसे रोचक मुकाबले वाले पूर्णिया सीट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पहले भी हमने देखा कि कैसे तेजस्वी यादव ने तो खुले मंच से यह कह दिया कि अगर आप आरजेडी प्रत्याशी को वोट नहीं दे सकते हैं, तो एनडीए प्रत्याशी को दीजिए, यानी कि पप्पू यादव को हराने की खुली अपील पहले ही तेजस्वी यादव कर चुके हैं। तो इस सीट पर यह तय माना जा रहा है कि बीमा भारती रेस में कहीं पिछड़ सी गई हैं, और आमने सामने के मुकाबले में संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव आए हुए हैं।
तो ऐसे में अगर पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के इस मुकाबले की हम बात करें तो संतोष कुशवाहा ने पिछले 2 चुनावों में लगातार यहां शानदार प्रदर्शन किया था और इसके अतिरिक्त जो पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव ने भी यहां से लगातार लंबे अरसे से राजनीति करते रहे हैं, 5 बार के सांसद रह चुके हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहां अलग अलग समय में यहां पर जो सामाजिक और सेवा कार्य रहे हैं उसके कारण अपनी एक लोकप्रियता स्थापित कर चुके हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था, लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम में यह भी देखने को मिला कि पार्टी में विलय करने के बाद भी पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला और यह सीट राजद के कोटे में चल गई, जहां बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी और रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती को राजद ने उम्मीदवार बनाकर पेश कर दिया। इसके बाद से वहां स्थितियां कई तरीके की देखने को मिली। अब अगर हम वहां मतदाता वर्ग की बात करें तो भागल जो पूर्णिया सीट है, उस पूर्णिया सीट पर सबसे बड़े मतदाताओं वर्ग में एक वर्ग है मुसलमान, जिनकी संख्या करीब 7 लाख मानी जाती है। इसी के अतिरिक्त यादव मतदाता भी 2 लाख से ज्यादा माने जाते हैं। तो ऐसे में यादव और मुसलमान मतदाता किस ओर जाते हैं, इससे चुनाव में जीत हार में काफी बड़ा महत्वपूर्ण असर पड़ता है। क्योंकि पप्पू यादव यादव की राजनीति से आते हैं, तो ऐसे में पप्पू यादव के लिए अगर यादव मतदाता एकजुट होते हैं और उनका साथ मुसलमानों का मिलता है, साथ ही साथ कुछ अन्य मतदाता वर्ग भी उनके साथ आते हैं, तो यह पप्पू यादव के लिए एक तरीके से कह सकते हैं तो उनकी एक बड़ी जीत की ओर कदम बढ़ाना हो सकता है। तो दूसरी ओर संतोष कुशवाहा परंपरागत जो एनडीए का वोट बैंक है और इसके अतिरिक्त एनडीए को जो वहां पर लगातार तमाम वर्गों के मतदाताओं का साथ मिलता रहा है, वह मजबूत साथ यहाँ पे अगर संतोष कुशवाहा को मिलता है तो एक बड़े जीत की ओर संतोष कुशवाहा भी जा सकते हैं। लेकिन इन सब में राजद प्रत्याशी का क्या होगा? तो जो बीमा भारती हैं वह बीमा भारती गंगोत जाति से आते हैं और इस इलाके में गंगोत जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि जो लालू यादव हैं उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के लिए MY समीकरण को लंबे अरसे से सेट कर रखा है और इस चुनाव में भी उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया है। तो ऐसे में अगर गंगोत और MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण लालू यादव के पक्ष में आता है तो यह बीमा भारती के लिए मजबूत स्थिति बन सकती है। लेकिन जैसा हम सब ने चुनाव प्रचार के दौरान ही देखा कि तेजस्वी यादव ने पहले ही यह मंच से यह घोषणा कर दी कि अगर आप हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं दे सकते हैं तो एनडीए प्रत्याशी को वोट दीजिए। यानी कि कहीं न कहीं से तेजस्वी यादव के मन में भी यह डर है कि संभवतः उनकी प्रत्याशी यहां कमजोर साबित हो रही है। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण होगा कि अब जो मतदाता आएंगे तो वह चुनाव प्रचार के बाद अब मतदान के दिन किस ओर कदम बढ़ाते हैं और इस कदम बढ़ाने में त्रिकोणीय मुकाबले के सबसे प्रबल आसार वाले पूर्णिया में किस दिशा में यहां के मतदाता वोट करते हैं। तमाम अपडेट्स आगे क्या होंगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के।